तो यहाँ टॉपिक क्या आपका, जनसंख्या नीति पर हम लोग फोकस करने जा रहे हैं। तो कहा जा रहा है विश्व का प्रत्येक देश इकोनॉमिक विजन से, आर्थिक दृष्टि से उन्नति का आकांक्षी है। प्रोग्रेस तो हो रहा है। एक देश का आर्थिक विकास बोले तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मुख्य रूप से दो बातों पर निर्भर करता है। एक हो गया प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्स, और दूसरा हो गया मानवीय संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स। आइए समझ में क्या करना चाह रहे हैं। तो आर्थिक विकास कितने बातों पर निर्भर किया? दो बातों पर। एक हो गया प्राकृतिक संसाधन, एक हो गया मानवीय संसाधन। ठीक है। अब आप देखोगे वास्तविक रूप में आर्थिक विकास में सबसे अधिक योगदान किसका होता है? नेचुरल रिसोर्सेज का या ह्यूमन रिसोर्सेज का? तो ह्यूमन रिसोर्सेज का, अर्थात उस देश में उपलब्ध जनसंख्या का ही होता है। कारण जितनी जनसंख्या बढ़ेंगे उतने नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। बताइए, क्या कोयला का खनन, पेड़ पौधों का नुकसान, पेड़ पौधे, कोयले का खनन, लोहे का खनन, ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्स में ही तो आया ना जी। और अगर हम लोगों की संख्या बढ़ी है तो कहीं ना कहीं देखो खनन बढ़ा है, जंगलों में कमी हुई है, तो प्राकृतिक संसाधन को भी नुकसान हुआ है या नहीं हुआ? अब यहां नुकसान को नहीं देखकर हम विकास पर फोकस करेंगे तो देखिए यहां पर हर पार्ट के दो पहलू हैं, नुकसान भी फायदा भी। तो मैंने यहां नुकसान तो दिखा दिया, लेकिन अगर डेवलपमेंट अगर दिखेगा तो पता डेवलप हुआ है या नहीं हुआ? नहीं। जनसंख्या के सक्रिय सहयोग के बिना आर्थिक उन्नति और विकास के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आप देखोगे कि कई कई जगह पर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे एक वो याद होगा आपको, मेघा पाटिकर, पढ़े होंगे आप लोग, ये नर्मदा नदी से रिलेटेड है जी। और ये गुजरात और मध्य प्रदेश स्टेट का स्टोरी है। हुआ क्या था, और ऐसे एग्जाम्पल कहीं सुनने को मिलेंगे। एक एग्जाम्पल बताएंगे लेकिन आपको न्यूज़पेपर पे फोकस करना है, तो ऐसे ऐसे मामलों पे ही फोकस करना है। और वो सोचना कि वो इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे, हिस्ट्री पढ़ रहे थे, उसको कहाँ कैसे कनेक्ट करें। जिस दिन से आप कनेक्ट करना सीख जाओगे ना, बड़ा मजा आएगा जी। अरे सेटर लोग क्या करता है, यही तो करता है। अरे एट ए टाइम आपको लगा अरे बेटा कहाँ से कहाँ जोड़ दिया, कैसे आप लिखे, तो नहीं, आप हैबिचुएट हो कहाँ रहे हैं। तो मेघा पाटेकर वाला वहां क्या था, तो उसके बाद और भी कई सारे एग्जाम्पल। अब बताइए कि ये नदी है, यहां पर प्लान किया गया पुल बनाने का, तो बताइए अच्छा बात है या नहीं, डेवलपमेंट वाली बात है या नहीं। लेकिन यहाँ के लोग इसका विरोध में हैं। अब बताइए ऐसे ऐसे एग्जाम्पल अगर आप पढ़ रहे हैं लगातार न्यूज़पेपर या बुक्स पे अगर ध्यान दे रहे हैं तो ऐसे एग्जाम्पल कई देखने को मिलेंगे। तो ये बताइए कि क्या इनका विरोध करना सही है या नहीं, और आखिर ये विरोध कर रहे तो क्यों कर रहे हैं, जबकि अब विकास की बात हो रही है ना जी। जी आप देखोगे यहाँ पर जितने भी जनजाति लोग हैं, जितने भी लोकल लोग हैं, ये तो नदी पर आश्रित है, इस जंगल पे आश्रित है। अगर यहाँ से अगर पुल बन रहा है तो कितने जंगल नुकसान होंगे, कितने लोग बेघर होंगे, कितने लोगों का जीविका खत्म हो जाएगा। सब तो आश्रित हो जाते हैं, जिन इलाकों पे जो रहते हैं वो इन इलाकों के अनुसार आश्रित हो जाते हैं। अब जैसे देखो धनबाद की बात करेंगे तो बहुत सारे लोग कोयले खदान पर डिपेंड है, नहीं रात भर क्या करते हैं, कोयला निकालते हैं, चोरी करते हैं और उसको बेच देने का काम करते हैं। सुबह सुबह को साइकिल में लोड करते हैं और पर डे 500-1000 रुपया तो कमा ही लेते हैं। आप तो समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन अगर वहां पर रोक लगा दिया गया तो नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, बात तो समझिए। एक छोटा ऐसा एग्जाम्पल दिए तो जो कि गलत है, चोरी करके बेचना ये सब बात अलग है, लेकिन वो अपनी जीविका का निर्वाह तो कर रहे हैं। तो अब इस पर रोक लगा दिया जा रहा है कि नहीं हम करने नहीं देंगे। रीजन प्राकृतिक कहा हमारा नुकसान होगा,
लेकिन वहां पर ये भी तो देखिए कितने मानवीय संसाधनों की जरूरत पड़ेगी, लोगों को बेरोजगार जो थे वो रोजगार मिलेंगे। ये भी तो डेवलपमेंट की अगर बात करेंगे, पक्ष डेवलपमेंट वाला पक्ष, नुकसान वाला पर तो बात कर दिए कि लोगों को नुकसान हुआ, लोग इनकम नहीं करते थे वो ये हो जाएगा, प्राकृतिक हमारे बेकार हो जाएंगे, लोग बेघर हो जाएंगे। तो पहला पार्ट में तो हुआ था बेघर, लेकिन अगला पार्ट जब हुआ तो सरकार बहुत सारा प्लान पहले करते हैं। वही आप देखो पुनर्वास योजना, कहीं कहीं देखो जैसे धनबाद में आप रहते हो तो देखो हीरापुर के पास ऑफिस भी बनाएगा, पुनर्वास योजना। तो कहीं डेवलपमेंट वाला काम हो रहा है तो देखिए वहां कितने लोगों को नुकसान हो रहा है, तो पहले उनको पहले व्यवस्थित कीजिए। जैसे देखो झरिया के लोगों को व्यवस्थित कहाँ किया गया, बेलगरिया में व्यवस्थित पूरा क्वार्टर बना के दे दिया, रहो भैया चलो भैया। तो उसमें क्या हो गया, कुछ क्या बहुत ज्यादा देखो विरोध उस समय भी होगा तो परसेंटेज तो घटा। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहे हैं? तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर अब डेवलपमेंट की बात करेंगे तो कई बेरोजगारों को रोजगार मिला, और ये भी तो बात है कि कई बेरोजगारों को रोजगार मिला और आपका तरीका भी तो बदला। आप पहले छोटे मोटे दुकान करते थे, डेवलप इलाका हो आप बड़े दुकान कर रहे हैं। यहां पर अगर मान लिया जैसे हम डैम की बात करेंगे, डैम माइथन डैम, क्या बताइए यहां पर भी विरोध हुआ होगा कि नहीं? लेकिन अभी वहीं के लोगों के लिए अच्छा हुआ है कि नहीं? दुकान खोलकर बैठे हुए, क्यों? क्योंकि पर्यटन स्थल के तौर पे अभी सबसे ज्यादा लोग नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी इनकम करते हैं और बाकी साल भर तो करते ही करते हैं। तो सरकार इन सारी बातों पर भी फोकस करे और पर्यटन स्थल को और बढ़ावा भी क्यों दे रहे हैं, ताकि वहां के लोगों की जीविका में वृद्धि हो। और जाहिर बात है लोगों की जीविका में वृद्धि हो तो सरकार के आय में भी वृद्धि हो। तो कहा जा रहा है कि वही कहा जा रहा है जनसंख्या के सक्रिय सहयोग के बिना, तो बिना उसका सहयोग क्यों होगा? नहीं। आर्थिक उन्नति बोले तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और विकास के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्राकृतिक साधन एवं पूंजी आदि को उत्पादन कार्य में लगाने के लिए मानवीय परिवर्तनों की आवश्यकता होती है। आप देखो राजा महाराजाओं की बात करेंगे, राजा महाराजा लोग सिर्फ टैक्स लेने पर फोकस करते थे। हुजूर अकाल पड़ गया, माँ बाप टैक्स कैसे देंगे? लेकिन बताइए सरकार अभी टैक्स लेने से पहले सुविधा देते हैं। माइथन डैम ही बना, सोच लीजिए बंगाल का कौन नदी, दामोदर नदी झारखंड की नदी, लेकिन नुकसान किसको होता था? बंगाल को। हमेशा लोग बंगाल के लोग खेत रोपते थे, जोतते थे, रोपते थे, फसल पानी होती थी, बरसात होती थी, अब पूरा बाढ़ से बंगाल के लोग फसल सब बह जाते थे। लेकिन आज जब डैम बना है तो बताइए बाढ़ का पानी रुक जा रहा है, गर्मियों में अकाल नहीं हो रहे हैं, धीरे धीरे पानी छोड़ा जाता है, अगल बगल के लोगों को फसलों में वृद्धि देखने को मिल रही है, जीविका अच्छा हो गया है, फिशिंग सेंटर हो गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो रहे हैं, वही पानी अभी पीने के लिए सप्लाई देने का काम किया जा रहा है। तो बताइए कि अब चाह के भी लोग टैक्स क्यों ना दें? अब ना मजा आएगा। लेकिन राजा लोग इस तरह का फैसिलिटी पे कुछ ही राजा लोग जो किए हैं। तो हिस्ट्री को अक्सर लोग होता है हिस्ट्री क्यों पढ़े, तो हिस्ट्री पढ़ना बहुत जरूरी होती है अपनी प्रेजेंट और अपनी फ्यूचर को सुधारने के लिए। आखिर वो लोग विफल हुए क्यों हुए उसको समझिए। इसलिए आप देखोगे कि सिविल सर्विस या किसी भी की सर्विस की में ये सब सब्जेक्ट डाले गए हैं ना, तो समझिए क्यों डाला गया कि आप जिस पद पर जाओगे आप एक्टिव माइंडेड होगे। आप तो जितने भी प्लान योजना आते हैं तो क्या मंत्री के थ्रू आते हैं? जी, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर लोग होते हैं, वो सब बनाने का काम करते हैं। नाम होता मंत्री लोग का, बात अलग है। बहुत सारे मंत्री लोग लिखे पढ़े लिखे नहीं है, कानून बना दिए। तो सबसे बड़ा योगदान आप जैसे जो तैयारी कर रहे छात्र होते, कल को जो उच्च पद पर जाएंगे उन लोगों को सबसे बड़ा श्रेय जाता है। अब कहा जा रहा, अब इस पे तो बहुत सारा चर्चा उठता है कि सर मंत्री को भी बहाल करना चाहिए शिक्षा के आधार पर, ये सब वो सब है। तो ये सब खैर डजेंट मैटर, वो सब आगे चलेंगे, नहीं तो खैर हम नहीं तो अपने मुद्दे से हम इधर उधर भटकने का काम करेंगे।
मनुष्य अपनी बौद्धिक एवं शारीरिक शक्ति से भौतिक साधनों का शोषण करता है ना। अब यहाँ शोषण वर्ड आप यूज कर सकते हो, लेकिन अगर सकारात्मक तौर पे करेंगे तो शोषण वर्ड यूज करना सही नहीं होगा। तो वहां पर सोचिए, अगर नकारात्मक पक्ष को दिखा रहे तो शोषण यूज करना है, और नहीं तो सकारात्मक पक्ष को यूज करना है। तो मनुष्य अपनी बौद्धिक एवं शारीरिक शक्ति से भौतिक साधनों का उपयोग कर रहा है। ठीक है। अच्छा, नव परिवर्तनों द्वारा उत्पादन प्रक्रिया, प्रोडक्शन प्रोसेस को विकसित करता है और इस प्रकार आर्थिक विकास के मार्ग को प्रशस्त करता है। और अल्टरनेटिव क्लास में जो आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन का जो क्लास चल रहा है उसको मिस ना करें, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है उसमें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जी, उसको मिस ना। 7 बजे अल्टरनेट डे में तो चलता है भैया, तो ठीक है, मिस ना करें। क्या बोले? अच्छा, स्पष्टता जनसंख्या आर्थिक विकास का साधन ही नहीं वरन साध भी है और यह विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्राचीन समय में विभिन्न विचारक अधिक जनसंख्या को प्रगति एवं संपन्नता का सूचक मानते थे, है ना जी। और परंतु वर्तमान में जनसंख्या की समस्या मानव की सबसे जटिल समस्या बन गई है। मतलब पहले के विचार क्या है? अधिक जनसंख्या। अच्छा, अब देखिए यहीं से मेंस लेवल यही लाइन उठा देगा, मेंस लेवल, कि प्राचीन समय में विभिन्न विचारक अधिक जनसंख्या को प्रगति एवं संपन्नता का सूचक मानते थे। आप इस बात से सहमत हैं? कहां तक सहमत है बताइए। परंतु वर्तमान में जनसंख्या की समस्या मानव की सबसे जटिल समस्या बन गई है। अब इस बात से कहां तक सहमत है? अब सजाइए। तो ये सब जो बता रहे हैं ना, ये सब क्वेश्चन को आप लिखा कीजिए। इसलिए आप देखोगे, आप हमारे वीडियो को जैसे यूट्यूब में भी डाल देते हैं तो उसमें पॉज कीजिए, उस क्वेश्चन को लिखिए, उस क्वेश्चन को आप अपने तरीके से परोसिए, न्यूज पर ज्यादा फोकस कीजिए और जो लेटेस्ट डेटा है उसको कनेक्ट कीजिए कि वर्तमान में इससे संबंधित क्या क्या बातें देखने को मिल रहे हैं। मानव की अपनी संख्या ने उसके समक्ष जटिल समस्या बन गई है। मानव को अपनी संख्या ने उसके समक्ष अनेक प्रश्न खड़े कर दिए। विशेषकर अल्पविकसित और विकासशील देशों के लिए जनसंख्या एक गंभीर समस्या का रूप लेती जा रही है, जो इन देशों के समग्र विकास में बाधा उत्पन्न कर रही है। हाँ, लोग बढ़ रहे हैं, शिक्षा भी तो बढ़ रहा है, बेरोजगारी भी तो बढ़ रही है। पहले शिक्षा जब नहीं थी तो कोई भी लोग कोई भी काम कर लेते थे, लेकिन अभी शिक्षा बढ़ रहे हैं तो शिक्षित बेरोजगारी ज्यादा दिख रही है। क्यों? क्योंकि सब लोग सब काम नहीं कर रहे हैं। भाई आई एम एजुकेटेड पर्सन ना, तो दिस वर्क इज नॉट फॉर मी। अभी आप देखेंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बीच में देखने को शायद किसी तरह का वीडियो में देखने को मिल रहा था कि सरकार ने बहुत सारी वैकेंसी दी, कहाँ दी, मतलब वैकेंसी ने रोजगार दिए, कहाँ दिए, नौकरियां दी, कहाँ दिए, ठीक है। लेकिन वहां पर मंत्री जी ने कहा, एक ही स्टेटमेंट मोदी जी ने, कि हमने इतने स्किल दिए, देखिए कितने लोग अपनी स्किल को डेवलप करके अपनी बेरोजगारी को दूर किए हुए हैं और रोजगार में लगे हुए हैं, ठीक है। तो आप देखोगे जनसंख्या नीति से आशय, जनसंख्या नीति से आशय,